यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो पाचन तंत्र है या जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपके ट्वेल्थ क्लास के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में एम्स हुआ, आपके नीट के एग्जाम्स हुए, इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट होते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो हमने मुख तक कंप्लीट कर लिया था, माउथ तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मुख गुहिका। क्या आता है? मुख गुहिका आता है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस मुख गुहिका का जो निर्माण होता है वो दोनों जबड़े मिलकर करते हैं, आपका ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा जो है, ऊपरी जबड़ा आपका मैक्सिला नामक अस्थि से बना होता है, ठीक है। और जबकि निचला जबड़ा जो है वो आपका डेंट्री नामक अस्थि से मिलकर बना होता है। इसको हिंदी में कहते हैं दंतिका अस्थि, ठीक है। जबकि ऊपरी जबड़ा जो होता है वो आपका स्थिर होता है, जबकि निचला जबड़ा जो होता है वो आपका गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील। सेट क्लियर? ठीक है। दंतिका अस्थि या डेंट्री को हम एक और नाम देते हैं चिन बॉन भी कहते हैं। चिन बॉन यानी जो आपकी थोड़ी का निर्माण करती है, और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है वी शेप्ड। कैसी होती है? वी शेप्ड होती है या वी आकार की होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। हम बात करें मुख गुहिका में, ऊपर और नीचे तो जबड़े होते हैं, पार्श्वों में भित्तियां उपस्थित होती है और इसमें क्या होती है? मांसल जीभ उपस्थित होती है। बाकी हम बात करें इस मुख गुहिका की फर्श का निर्माण, मुख गुहिका की फर्श का निर्माण जो होता है वो निचले जबड़े में के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और निचले जबड़े के द्वारा और साथ में क्या होती है? इसमें जीवा उपस्थित होती है। जबकि इसकी छत्ते का जो निर्माण है उसको तालु द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तालु द्वारा किया जाता है। और इस तालु को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक कठोर तालु और दूसरा होता है कोमल तालु। कठोर तालु जो है वो अग्रभाग होता है, जबकि कोमल तालु जो होता है वो पश्च भाग होता है। के बारे में हम डिस्कस आगे डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, तब बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हम बात करें मुख गुहिका की। अब इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आपके प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों की। किसकी बात करेंगे? तीत की। देखिए, तीत की बात करते हैं या दांत, इसकी बात करते हैं तो मनुष्य की बात करें तो मुख गुहिका में, या मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में गर्तदंती, द्विबार दंती, विषम दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य की बात करें तो गर्तदंती, द्विबार दंती और विषम दंती प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब पहली बात करते हैं गर्तदंती। गर्तदंती क्या होते हैं? ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। दूसरा होता है आपका द्विबार दंती। ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में दो बार निकलते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके द्विबार दंती कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? द्विबार दंती। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है अस्थाई या दूध के दांत। देखिए, अस्थाई या दूध के दांत, ठीक है। ऐसे दांत जो प्रथम बार में निकलते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके अस्थाई या दूध के दांत कहलाते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें, दूसरे होते हैं आपके स्थायी दांत। दोबारा निकलने वाले दांत स्थायी दांत कहलाते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। इसको यहां लिख देते हैं। कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इतना ध्यान रखना। स्थायी दांत, अब दोबारा एक बार, दांत गर्तदंती, द्विबारदंती, विषमदंती प्रकार के होते हैं। गर्तदंती ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं या जबड़ों में धसे हुए होते हैं, गर्तदंती कहलाते हैं। ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके द्विबारदंती। द्विबारदंती को 2 भागों में बांटा है। अस्थायी दांत, ऐसे दांत जो प्रथम बार में निकलते हैं, अस्थायी दांत कहलाते हैं या दूध के दांत कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। स्थायी दांत, दोबारा निकलने वाले जो दांत हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके स्थायी दांत कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इनमें ध्यान रखना, अस्थायी दांतों में अग्र चवर्णक अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अग्र चवर्णक अनुपस्थित होते हैं। अब इससे पहले आगे जो तीसरा पॉइंट है विषमदंती, उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की बात करेंगे, दांत की संरचना की बात करेंगे। वो थोड़ा ध्यान से समझना। दांत की संरचना, देखिए, देखिए,
देखो ये सबसे ऊपर का जो भाग है ये कहलाता है आपका एनिमल। क्या कहलाता है आपका? एनिमल कहलाता है। ध्यान से समझना, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है? सबसे कठोर भाग शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो टीथ की प्रोटेक्शन करता है। इस एनिमल का ये कैसे रंग का होता है? श्वेत रंग का होता है। कैसा होता है? श्वेत रंग का। इज दैट क्लियर? कई बार आपने देखा होगा कि कई बार ये जो बाहरी परत है ये येलोइश कलर की होती है। जब एनिमल का क्षरण हो जाता है तो इस डेंटाइन पर क्या हो जाते हैं? विभिन्न प्रकार के अम्ल रिएक्टिविटी करते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, इस एनिमल को जैसे ही हटाते हैं तो इसके आंतरिक भाग निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं डेंटिन या डेंटाइन। ठीक है, क्या कह लेते हैं? डेंटिन या डेंटाइन कहते हैं, जो दांत का मुख्य भाग होता है। क्या होता है? मुख्य भाग। दांत का क्या होता है? मुख्य भाग होता है। ठीक है, ये आपके क्या है? गम्स हैं, मसूड़े हैं। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, हम दांत की एक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे ऊपर का सिरा जो मसूड़ी के बाहर होता है वो आपका कहलाता है क्या? सिर या शीर्ष या शिखर। ठीक है, जो भाग मसूड़े में होता है वो आपका कहलाता है क्या? ग्रीवा या नेक। और जो सबसे अंतिम भाग है वो कहलाता है आपका, जो मसूड़ी के अंदर की तरफ जबड़ों में धंसा हुआ होता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका जड़। तो ये 3 इंपॉर्टेंट भाग है। दांत को हम 3 भागों में बांटते हैं, सिर, ग्रीवा और जड़। सबसे ऊपर का भाग जो मसूड़ी के बाहर निकला होता है, सिर, जो मसूड़ी के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, वो वाला पार्ट ग्रीवा, और जो अंदर मसूड़ी के अंदर की तरफ एंटर होकर रहता है वो कहलाता है आपका जड़, जो धंसा हुआ होता है। ठीक है, एनिमल और डेंटिन एक सीमेंट द्वारा घिरे जुड़े होते हैं, जिसे सीमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें इन दांतों की हम बात करें तो बीच में एक कैविटी पाई जाती है, और उस कैविटी को हम कहते हैं मज्जा गुहा। क्या कहते हैं? मज्जा गुहा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस मज्जा गुहा के नीचे हम दांत के हम जड़ भाग में देखें तो एक छिद्र उपस्थित होता है, जिसे मूल रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रंध्र। और इसी के द्वारा इस दांत में विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं, रक्त केशिकाएं आदि प्रवेश करती हैं। क्लियर है यहाँ तक? और इन्हीं के द्वारा इस दांत के क्या किया जाता है? ब्लड की सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, इस मज्जा गुहा में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्या कहते हैं? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं। ये मुख्यतः किसका स्रावण करती है? डेंटिन का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती हैं? डेंटिन का स्रावण करती हैं। यहां तक क्लियर? एक निश्चित आयु के पश्चात क्या होती है? ये क्रिया, ये जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं ये निष्क्रिय हो जाती हैं, और निष्क्रिय होने के कारण डेंटिन का स्रावण रुक जाता है, और दांत की वृद्धि और विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। एक तो बात हुई एक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ की बात करें तो दोबारा सुन लीजिए हम। देखो, एक दांत की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला सिर, दूसरा ग्रीवा और तीसरा जड़। सबसे ऊपर का भाग शीर्ष या शिखर या सिर कहलाता है। जो मसूड़े में एंटर करता है वो कहलाता है ग्रीवा, और जो मसूड़े के अंदर का जो भाग है वो कहलाता है आपका जड़ कहलाता है। सबसे ऊपरी भाग जो होता है दांत के ऊपर वो एनिमल होता है, श्वेत रंग का होता है। ठीक है, और जो मुख्यतः किसका बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। ये क्लियर ध्यान रखना। ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, इसके अंदर की तरफ क्या होता है? आपका डेंटिन पाया जाता है या डेंटाइन होता है, जो दांत का मुख्य भाग होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो डेंटिन के अंदर की तरफ चलते हैं तो एक कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, जिसे हम मज्जा गुहा कहते हैं। इस मज्जा गुहा में आपके उपस्थित होते हैं क्या? रक्त केशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो इसको ब्लड या रक्त की सप्लाई करती है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं, जो डेंटिन का स्रावण करती हैं और जो दांत के निर्माण में सहायक होती हैं। एक अनिश्चित आयु के पश्चात ये ओडोंटोब्लास्ट सेल या कोशिकाएं जो होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं और डेंटिन का स्रावण रुक जाता है, जिससे दांत की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है। जहां पर ये एनिमल और आपस में एक जुड़े होते हैं वहां सीमेंट उपस्थित होता है और इस दांत के नीचे जड़ वाले भाग में एक छिद्र उपस्थित होता है जिसे मूलरंध्र कहते हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई होती है या रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं इसमें प्रवेश करती हैं। अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि कई बार आपने देखा होगा, कई जंतुओं को देखा होगा या कई शाकाहारी जंतुओं को देखा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। शाकाहारी जंतु जैसे गाय हुआ, भैंस हुई, ठीक है, भेड़ हुई, तो इनको आपने देखा होगा ये लगातार अपना मुंह चलाते रहते हैं या लगातार ये क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। जुगाली करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, या फिर हम कहें चूहे में कुतरने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है। तो इसका रीजन है, ठीक है, क्यों पाई जाती है, चूहे में कुतरने की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है, या शाकाहारी जंतु जो है वो लगातार क्या करते हैं, अपना मुंह चलाते हैं, ऐसा क्यों। तो उसका रीजन है, देखिए कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें ये मज्जा गुहा क्या होती है, ओपन होती है, क्या होती है, खुली होती है, जिसके कारण इनकी जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो क्या होती हैं, सक्रिय रहती हैं और वो लगातार क्या करती है, डेंटिन का स्रावण करती हैं। डेंटिन और सीधा सा है, मज्जा गुहा जब खुली होती है तो इसमें लगातार ब्लड की सप्लाई होती रहती है और डेंटिन का स्रावण होता रहता है, जिस डेंटिन के स्रावण के कारण लगातार दांत क्या होते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन ये आप शाकाहारी जंतु या चूहे में कुतरने की जो प्रवृत्ति होती है, ये लगातार क्या करते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं, जिससे ऊपर और नीचे के दांत आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं और टकराने के कारण क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है और आपस में ऊपर नीचे इनकी क्या हो जाती है, घिसाई हो जाती है, जिसके कारण इनकी लंबाई जो है, इनके दांतों की जो लंबाई है वो नियमित बनी रहती है। क्या होती है, इनके दांतों की लंबाई नियमित बनी रहती है। इसी कारण ये जंतु जो हैं वो क्या करते हैं, लगातार मुंह चलाते हैं या जुगाली करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें इसी के आगे, विषम दंती। तीसरा पॉइंट हम जो पढ़ रहे थे वो तीसरा था विषम दंती। ठीक है, विषम दंती। तो मनुष्य में जो है, इसका मतलब क्या होता है कि मनुष्य में या अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। उसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है आपका दांत के प्रकार, ठीक है, उनका आकार, फिर उनकी संख्या और फिर उनका कार्य। तो सबसे पहले देखो दांत का प्रकार। दूसरा है उनका आकार, तीसरा है उनका संख्या और चौथी है उनकी कार्य। थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट नंबर पर आपके आते हैं कौन, कैनाइन्स, सॉरी इंसाइजर। ठीक है, सबसे पहले कौन आते हैं आपके, इंसिजर आते हैं। इनका जो आकार होता है, इनका जो शीर्ष है, इनका शीर्ष कैसा होता है, तीखा होता है। तीखा होता है। नेक्स्ट हम बात करें
तो इनकी संख्या जो होती है टोटल होती है आपकी, टोटल संख्या आपकी होती है इनकी ऊपर के जबड़े में 4, नीचे के जबड़े में 4, टोटल संख्या क्या होती है 8 होती है। ठीक है, इनका कार्य होता है भोजन को पकड़ने व काटने का। नेक्स्ट हम बात करें, दूसरे होते हैं आपके कैनाइन्स। ठीक है, कैनाइन जो होते हैं इनका शीर्ष तीखा व नुकीला। इनकी संख्या जो होती है टोटल होती है 4। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तीसरा जो है आपका वो होते हैं आपके प्रीमोलर। शीर्ष जो होता है चौड़ा व चपटा। इनकी संख्या जो होती है आपकी टोटल होती है 8 होती है। और इनका काम होता है भोजन को पकड़ने व चबाने का। भोजन को पीसने और चबाने का। ठीक है, और चौथा है आपका वो होता है आपका मोलर। तो ये शीर्ष चौड़ा व चपटा। संख्या होती है इनकी टोटल 12। और इनका काम भी सेम होता है, भोजन को पीसने व चबाने का। तो ये यहां तक आपके 4 पॉइंट हैं जो आपको दांतों की स्ट्रक्चर और उनके बारे में आपको बताते हैं। देखो, दांतों के प्रकार 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसाइजर्स होते हैं, इनका शीर्ष तीखा व कैसा होता है, तीखा होता है। संख्या कितनी होती है 8। भोजन को पकड़ने एवं काटने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं कैनाइन। इनका शीर्ष जो होता है वो आपका कैसा होता है, देखिए इनका शीर्ष जो होता है तीखा व नुकीला होता है। इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर शीर्ष चौड़ा व चपटा होता है। संख्या 8 होती है। भोजन को पीसने का व चबाने का काम करते हैं। और मोलर होते हैं शीर्ष चौड़ा व चपटा। संख्या 12 होती है। भोजन को पीसने में चबाने का। इससे रिलेटेड, मोलर दांतों से रिलेटेड एक नोट आता है आपके, वो ध्यान रखना। और वो नोट आपका ये आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है आपका कि जो अंतिम मोलर दांत होते हैं उनका कोई काम नहीं होता है। अंतिम मोलर तीत जो होते हैं, अंतिम मोलर दांत, नोट करके बात करें हम, का कोई कार्य नहीं होता। इसलिए इन्हें क्या माना जाता है, अवशेषी अंग। क्या माना जाता है, अवशेषी अंग। और ये जो है ये लगभग ये आपके 25 वर्ष के बाद निकलते हैं। और इनको एक और नाम देते हैं क्या, विजडम टीथ। विजडम टीथ, और जिसे हम कहते हैं क्या, अक्कलदार। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके दांत कंप्लीट होते हैं
अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और हैं कि देखो कैनाइन, तो एक पॉइंट आता है कि आपने देखा होगा कि जो कैनाइन्स होते हैं वो शाकाहारी जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं, जबकि मांसाहारी जंतुओं में जो होते हैं सुविकसित होते हैं। जितने भी मांस, क्यों? क्योंकि वो मांस को पकड़ने और चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसीलिए देखा होगा कि मांसाहारी जंतुओं में 4 दांत लंबे होते हैं, लेकिन शाकाहारी जंतुओं में कैनाइन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और अनुपस्थित होने के कारण उनके स्थान पर क्या पाया जाता है? खड्डे पाए जाते हैं या खाली स्थान पाया जाता है। और इस खाली स्थान की उपस्थिति को हम, या इस खाली स्थान को हम कहते हैं क्या? डायस्टेमा। क्या कहते हैं? डायस्टेमा। ये ध्यान रखना। तो ये सिर्फ शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है, यानी डायस्टेमा का मतलब शाकाहारी जंतुओं में कैनाइन्स की क्या होती है? अनुपस्थिति। शाकाहारी जंतुओं में कैनाइन्स अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित। तो इन कैनाइन से अनुपस्थित होने के कारण क्या पाया जाता है? इनमें खाली स्थान। और इस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? डायस्टेमा। क्या कहते हैं? डायस्टेमा। और डायस्टेमा के कारण इन शाकाहारी जंतुओं के जो गाल है वो अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं? घुस जाते हैं, या इनके गालों में क्या पाए जाते हैं? खड्डे पाए जाते हैं। और इस खड्डों को हम क्या कहते हैं? डिम्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिम्पल। प्रीति जिंटा सुना होगा आपने, उसके गालों में बहुत पड़ते हैं। तो पर ऐसा मत समझ लेना कि उसके कैनाइन नहीं है, एब्सेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं इन दंतों के विन्यास को मुख गुहा में ये कैसे लगे होते हैं और किस तरीके से ये अरेंजमेंट होते हैं, कैसे ये व्यवस्थित होते हैं, और इनकी संख्या को एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले तो देखो ये व्यवस्थित कैसे होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। हम बात करें तो ये हमने कहा ये आपका क्या होगी? मुख निचला जबड़ा हो गया। मैंने इसको डिवाइड कर दिया बीच में। तो इसमें देखिए ये दो तो आपके क्या हो गए? दो ये स्टार्टिंग के, ये आपके इंसाइजर्स हो गए। इसके बगल में जो है वो आपके कैनाइन्स हो गए। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो फिर आपके 2 दांत होते हैं इधर। ये हो गए। और लास्ट में आपके ये हो गए आपके कौन? मोलर्स। अब दोबारा सुन लो। स्टार्टिंग के ये जो 2 दांत हैं ये आपके कहलाते हैं क्या? यहां लिखते थे। ये आपके जो 2 दांत हैं ये कहलाते हैं आपके क्या? इंसाइजर। क्या कहलाते हैं? इंसाइजर। ठीक है। इसके बाद ये आपके कहलाते हैं क्या? कैनाइन। फिर इसके बाद ये जो 2 हैं ये इधर भी सेम और उधर भी सेम, ये आपके कहलाते हैं क्या? प्रीमोलर। और ये तीनों जो दांत हैं ये कहलाते हैं आपके मोलर। और ये अंतिम जो है ये कहलाता है आपका विजडम टीथ। ठीक है। ये इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। ऐसे ही नीचे के जबड़े में होते हैं, ऐसे ही ऊपर के जबड़े में उपस्थित होते हैं आपके। दैट क्लियर? तो इसके बाद हम इनको बात करें तो दांतों की संख्या को एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे दंत सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत सूत्र। ये ध्यान रखना, दंत सूत्र जो होता है उसके द्वारा हम दांतों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो क्या होता है? देखिए
दंत सूत्र। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, स्थायी दांतों का। किसका करेंगे, स्थायी दांतों का। और स्थायी दांतों का जो दंत सूत्र होता है वो होता है आपका, देखो सबसे पहले आपके इंसाइजर, देन फिर कैनाइन, फिर पीएम यानी प्रीमोलर, और फिर होते हैं आपके मोलर। सबसे पहले 2/2, 1/1, और ये आपका होता है 2/2, और ये होता है 3/3 मल्टीप्लाई 2। ये ध्यान रखना, ये आपका देखो इंसाइजर क्या होता है, ऊपर के जबड़े में 2, नीचे के जबड़े में 2, कैनाइन्स ऊपर के जबड़े में 1, नीचे के जबड़े में 1, प्रीमोलर ऊपर के जबड़े में 2, नीचे के जबड़े में 2, और मोलर ऊपर के जबड़े में 3 और 1। इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आपका अगर निकल के आता है, अगर इसको सम करें या जोड़ें, 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, और 8/8, 8 ऊपर के 8 नीचे के, गुणा 2, 8 से गुणा 2 करो तो कितना हो गया 16/16, 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल कितना हो गया 32। और हम बात करें अस्थाई की, तो ये ध्यान रखना अस्थाई में हम बात करेंगे तो उसका होता है वही आपका इंसाइजर, कैनाइन, ठीक है, फिर प्रीमोलर, और फिर होता है आपका मोलर। तो ये ध्यान रखना वही 2/2 एंड 1/1, ये 0/0 अग्र चवर्णक अनुपस्थित होते हैं। अस्थाई दांतों में कौन होते हैं, अग्र चवर्णक अनुपस्थित, और ये होता है 2/2 गुणा 2। तो ये टोटल करो आप कितना होता है, 2 और 1 3 और 2 5, 5/5 गुणा 2, और ये होता है आपका 10/10, 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल कितने हो गए 20 हो गए। कितने हो गए 20। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अब जब ये हो गया तो पूरे जीवन काल में एक बार दंती दांतों की संख्या और द्विबार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है। एक बार दंती का मतलब होता है पूरे जीवन काल में एक बार निकलने वाले, और द्विबार दंती का मतलब होता है पूरे जीवन काल में 2 बार निकलने वाले। तो अब कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार निकलेंगे और कितने ऐसे दांत हैं जो 1 बार निकलेंगे। तो देखो अस्थायी दांतों की संख्या 20 कितनी होती है, 20 होती है, और ये 20 टूटेंगे, इन्हीं के स्थान पर दोबारा निकलेंगे। तो द्विबार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और एक बार दंती टोटल दांत कितने 32, और 32 में से द्विबार दंती को निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे, एक बार दंती। तो एक बार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। एक और चीज, दांतों से रिलेटेड हम बात करें तो एक पॉइंट ध्यान रखना, दांतों में कभी भी कीड़े नहीं लगते। क्यों, क्योंकि हमारी जो सलाइवा होती है या लार जो होती है उसमें एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, एंटीसेप्टिक सब्सटेंस या पदार्थ पाया जाता है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोजाइम। ये लार पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस लार की लाइसोजाइम की उपस्थिति के कारण दांतों में कभी भी कीड़े नहीं लगते। तो जो दांतों में ब्लैकिश कलर का ब्लैकिश या डार्क ब्राउनिश कलर का जो सब्सटेंस बनता है, पदार्थ बनता है, वो जो होता है वो कहलाता है आपका टार्टर। क्या कहलाता है, वो टार्टर। ये ध्यान रखना कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, वो थोड़ा ध्यान से सुनिए इस वर्ड को। जब क्या करते हो आप, रात को भोजन करते हो या फिर सुबह भोजन करते हो तो कहते हैं कि भोजन करने के पश्चात क्या करना चाहिए, ब्रश। और नहीं करते हो तो क्या होता है कि भोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो दांतों में फंस जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन पे सूक्ष्म जीव रिएक्ट करते हैं और एसिड जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, एसिड जनरेट। एसिड जनरेट के कारण धीरे धीरे दांतों का एनिमल क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, नष्ट। और ये नष्ट होने के कारण धीरे धीरे ये एनिमल पूरा दांत से हट जाता है और आपका डेंटिन बाहर हो जाता है। लेकिन ये जो एसिड बनता है ये लगातार क्या करता रहता है, इस डेंटिन को भी क्या करता है, नष्ट करता है, जिसके कारण उसमें कैविटी या एक गुहा जैसी स्ट्रक्चर या एक छेद जनरेट होता है। और इस छेद में धीरे धीरे ये भोजन के कण क्या होने लगते हैं, फंसने लगते हैं, जिसके कारण वो डार्क ब्लैकिश कलर का पदार्थ बनता है और वही क्या कहलाता है, आपका टार्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, टार्टर। और धीरे धीरे क्या होता है, ये टार्टर नीचे मज्जा गुहा तक पहुंचता है और वहां रक्त केशिकाओं को या तंत्रिकाओं में दबाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेन जनरेट होता है या दर्द उत्पन्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मुखगुहिका में हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कौन, जीवा। कौन आता है आपका, जीवा आता है।
जीव जो है एक कैसी होती है, मासल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, मासल संरचना, ठीक है। और इसका अग्र सिरा स्वतंत्र होता है, जबकि पश्च सिरा जो होता है, इसका अग्र सिरा स्वतंत्र होता है, जबकि पश्च सिरा फ्रेनुलम लिंगुअल नामक संरचना द्वारा मुख गुहा के आधार भाग में, या हम बात करें मुख गुहा के फर्श से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा होता है, निचले जबड़े के या मुख गुहा के फर्श से जुड़ा रहता है। क्लियर यहां तक। दूसरी बात करें इस जीव की, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर पर हम बात करें तो इसमें विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, आपकी पैपिलीज पाई जाती है, जो स्वाद ज्ञान कराती है। कई बार आपने टंग को अपनी बाहर निकाल के देखा होगा तो ऐसी खुरदरी सी संरचनाएं बनी होती हैं, जिन्हें हम पैपिलीज कहते हैं। क्या कहते हैं, पैपिलीज कहते हैं, ठीक है, जो स्वाद ज्ञान में सहायक होती है। इसका जीव का सबसे अग्र भाग जो होता है वो मीठे का ज्ञान करवाता है, ठीक है। इसका सबसे पिछला भाग जो होता है वो ये वाला, ये कड़वे का ज्ञान करवाता है, ठीक है। इसके पार्श्वों की बात करें यहां पर, ये सॉल्टी यानी नमकीन का ज्ञान करवाता है, और इसके पार्श्वों के पीछे की ओर यहां पर ये खट्टे का ज्ञान करवाता है, ठीक है। तो ये जीव, एक तो पहला काम तो क्या हो गया कि ये स्वाद ज्ञान में सहायक होती है। दूसरा क्या हो गया, भोजन में क्या करती है, लार को मिक्स करने का काम करती है। क्या करती है, लार को मिक्स करने का काम करती है और लुगदी निर्माण में सहायक होती है। तीसरा काम क्या होता है इसका, तीसरा काम इसका होता है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। क्या करती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक बार कई बार पूछा जाता है और वो नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी गया कि मिर्ची में कैसा स्वाद होता है, कैसा स्वाद होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्वादहीन, यानी मिर्ची में कोई स्वाद नहीं होता, मिर्ची में कोई भी स्वाद नहीं होता है। ये सिर्फ क्या उत्पन्न करती है, जलन उत्पन्न करती है। क्या करती है, जलन। मिर्ची में उपस्थित एल्केलॉइड्स की वजह से जलन उत्पन्न होती है और वही हमें कैसा लगता है, तीखा होता है, उसी के कारण हमें तीखा लगता है। इज दैट क्लियर, यहां तक ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस जीव के पश्चात तीसरा जो पार्ट आता है, या हम बात करें एक डायग्राम की बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
देखिए ये आपका कहलाता है मुख, ये आपके कहलाते हैं दांत, ठीक है। ये आपका कहलाता है निचला जबड़ा, ये जो बना होता है वो डेंट्रिस नामक अस्थि से बना होता है, इसको हम एक और नाम देते हैं चिन्हबान। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर का है ये आपका है ऊपरी जबड़ा, ठीक है। और ये जो बना होता है वो मैक्सिला नामक अस्थि से बना होता है, ठीक है। और ये जो है आपका पार्ट ये कहलाता है आपका नासापथ, ठीक है। ये आपकी कहलाती है टंग। और अब देखिए ऊपरी जबड़ा जो है, ये ऊपर का जो भाग है छत्र जो बनाता है ये कहलाता है आपका तालु। और इस तालु को हम दो भागों में बांटते हैं, आगे का भाग कठोर तालु, इसको आप पीछे का भाग कह देते हैं एक बार। ये आगे का जो भाग है ये कहलाता है कठोर तालु, और ये जो पीछे का भाग है ये कहलाता है आपका कोमल तालु। क्लियर है तक? इस कठोर तालु के बीच में ये रेडिश कलर की लाइनें खींची होती है जो कहलाती है आपकी तालव खांचे हैं। ये ध्यान रखना, क्या कहलाती है? तालव खांचे। कभी आपने अपनी टंग को ऊपर मुगुआ के ऊपर की छत पर अगर आपने कभी टच किया हो तो ऊपर रफ या हम कहें खुरदरी संरचनाएं पाई जाती है जो तालव खांचे कहलाती है। ये मांसाहारी जंतुओं में सुविकसित होती है। क्या इसमें? मांसाहारी जंतुओं में सुविकसित होती है। क्यों? क्योंकि उनमें भोजन को पकड़ना होता है, क्योंकि झटपट आता है, उसको रोकने के लिए तालव खांचे क्या होती है? सुविकसित। इनका मुख्य कार्य होता है कि भोजन को चबाते समय मुख गुहा से बाहर आने से रोकने का होता है, ठीक है। कोमल तालु का जो है ये पच्च सिरा जो है कोमल तालु कहलाता है, जिसका अंतिम सिरा एक घुंटी समान संरचना बनाता है जिसे उबूला कहते हैं। क्या कहते हैं? उबूला। इंपॉर्टेंट है, आपने मुख खोल कर देखा होगा तो बीच में एक घंटी जैसी संरचना लटकी होती है जिसे उबूला कहते हैं। इस उबूला का काम होता है, यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है जहां से नासापथ और भोजन पथ जो है या मुख गुहा आपस में एक कहाँ खुलती है? ग्रसनी में खुलती है, और ये कहलाता है आपका आंतर नासा छिद्र। क्या कहलाता है? आंतर नासा छिद्र कहलाता है। और इसका मुख्य काम होता है कि भोजन को निगलते समय भोजन आंतर नासा छिद्रों में ना जाए, इसे रोकने का काम होता है। नेक्स्ट होती है आपकी जीभ। इस जीभ के नीचे मुख गुहा में एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती है जिन्हें लार ग्रंथियां कहते हैं। तो लार ग्रंथियों में देखो, एक तो ये होती है आपकी यहाँ, एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, और एक आपकी होती है यहाँ। ये जो ग्रंथि है ये कहलाती है अधोजीवा। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लार ग्रंथि ये कहलाती है आपकी अधोजंभ लार ग्रंथि। ये कहलाती है आपकी कर्णपूर्व लार ग्रंथि। ये तीन इंपॉर्टेंट ग्रंथि, और चौथी जो है वो आपकी कहलाती है क्या? इसको मैं यहां से यहां ले देता हूं, और ये कहलाती है आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल लार ग्रंथि। लेकिन ये मनुष्य में इंफ्रा ऑर्बिटल लार ग्रंथि नहीं पाई जाती, ये रूपांतरित हो जाती है किसमें? लैक्रिमल या अश्रु ग्रंथियों में। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। एक मुख गुहा की स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है जिसका सबसे ओपनिंग जो फ्रंट है या छिद्र होता है वो मुख कहलाता है, जिसमें दांत, इसको जैसे अंदर बोलते हैं तो मुख गुहा में ही मुख खुलता है। अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर दांत उपस्थित होते हैं जो जबड़ों में धसे हुए होते हैं। इस मुख गुहा का निर्माण दोनों जबड़ों द्वारा किया जाता है। निचले जबड़े का निर्माण डेंट्री या चिन्हबोन द्वारा किया जाता है, जबकि ऊपरी जबड़े का जो निर्माण है वो मैक्सिला नामक अस्थि द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना। ऊपर का जो जबड़ा है इसकी जो छत का निर्माण तालु द्वारा किया जाता है। तालु दो भागों में डिवाइड होता है, कठोर तालु और कोमल तालु, ठीक है।
इसका कठोर तालु के ऊपर कुछ खुरदरी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें तालब खांचे कहते हैं। मांसाहारी जंतुओं में ये सुविकसित होती हैं और इनका मुख्य कार्य होता है क्या, भोजन को चबाते समय मुख गुहा से बाहर आने से रोकने का होता है। ठीक है, इस कोमल तालु, इसका पक्ष भाग जो है कोमल तालु कहलाता है। कोमल तालु का अंतिम सिरा एक घुंडी समान संरचना बनाता है, जिससे उबूला कहते हैं। उबूला का मुख्य कार्य होता है कि भोजन को निगलते समय भोजन आंतरनासा छिद्रों में ना जाए, वो कहलाता है आपका उबूला के द्वारा इसको रोका जाता है। इसके अलावा इसमें जीभ उपस्थित होती है। जीभ के अलावा इसमें क्या होती है, लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती हैं, अधोजीवा लार ग्रंथि, अधोजंब लार ग्रंथि और तीसरी होती है कर्णपूर्व लार ग्रंथि। चौथी जो होती है वो इंफ्रा ऑर्बिटल होती है, लेकिन ये मनुष्य में अनुपस्थित होती है और इसके स्थान पर ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रंथि जो है वो लैक्रिमल या अश्रु ग्रंथियों में कन्वर्ट हो जाती है, जो आंसू निर्माण या आंसुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे जाकर एक जंक्शन का फॉर्मेशन होता है और ये जंक्शन अपन बाद में डिस्कस करेंगे, जो कहलाता है आपका ग्रसनी।